आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के 100 बीपीएससी लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और ये बीपीएससी एवोडी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ल्ड इकोनॉमिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो अर्थशास्त्र शब्द किस ग्रीक शब्द से बना है? ओकोनोमिया, ओएकोस, नोमोस या बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। Question number 2. Who wrote the book An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of a Nation? तो वेल्थ ऑफ द नेशन मतलब बुक किसने लिखा था? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या लियोनार्ड रॉबिन्स या जॉन मैनार्ड केनीस? तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? तो वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था एडम स्मिथ ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 3, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के किस शाखा के जनक कहा जाता था? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो छोटा मतलब आपका घर का छोटा मोटा बात हो जाएगा, जैसे कि डेली लाइफ का खर्चा वर्चा उसका हिसाब। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाता है जैसे कि पूरा कंट्री का इनकम, जीडीपी, ये सब आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मैनार्ड केनीस या पॉल सेमुएलसन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैनार्ड केनीस। तो केनीस जी को जाना जाता है मॉडर्न युग का फादर ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड वर एक्सप्लेन्ड बाय विच इकोनॉमिक्स? तो आपूर्ति और मांग की नियम किस अर्थशास्त्री ने समझाया था? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो या जॉन स्टुअर्ट मिल? तो इसका आंसर बताया था अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, तो मतलब इसका लॉ का बताया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्केर्सिटी इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज? दुर्लभता अर्थशास्त्र का मूलभूत समस्या है, क्यों? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांटेड आर अनलिमिटेड, बोथ है इन बी? या रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ इन बी। स्केर्सिटी मतलब किसी चीज का कमी होता है, तो इस सिद्धांत को दिया था क्योंकि आप देखते हैं कि कोयला बहुत कम है और एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका डिमांड अनलिमिटेड है, तो इसका एयर स्केर्सिटी यानी कमी एक दिन जरूर होगा। ठीक है, तो यही सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंडिविजुअल इनकम यूनिट, होल इकोनॉमी, नेशनल इनकॉमी या इन्फ्लेशन? तो माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैंने ऊपर बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, मतलब आप कितना कमा रहे हैं, आपका कितना खर्चा चल रहा है, ये हो जाएगा माइक्रो में। माइक्रो चिप होता है ना, उसी से कर लीजिएगा रिलेट। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो व्याप अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाउस होल्ड बिहेवियर, फॉर्म बिहेवियर, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल, प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द जीडीपी स्टैंड फॉर? तो जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? लैंड, लेबर, कैपिटल या मनी? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होता है ना, तो इसमें से कौन नहीं है? तो मनी
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, मनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यूनिटी स्टेट दैट। तो हासमान सीमांत का उपयोगिता नियम क्या कहता है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज विथ ईच एडिशनल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज विथ ईच एडिशनल यूनिट, या मार्जिनली रिमेन कांस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज विथ ईच एडिशनल यूनिट। तो लॉ ऑफ डिमिनिश कहता है कि जैसे कि आपने एक समोसा खाया, ठीक है, आपको अच्छा लगा, फिर एक और आपने समोसा खाया, फिर भी आपको ठीक लगा, लेकिन जैसे ही आप तीसरा समोसा खाएंगे और चौथा समोसा खाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन खाने को नहीं करेगा। तो यही होगा लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब ये जो इच्छा धीरे धीरे कम हो जाने लगेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज। तो अवसर लागत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गुड, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन या वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, ठीक है ना। तो मतलब आप कुछ सामान खरीदने गए हैं, तो जैसे कि आप एक ब्रश ही खरीदने गए, तो ब्रश एक का दाम है 50 और एक का दाम पड़ रहा है 40, तो आप किसको लेंगे? 40 वाला को ही न लेंगे। तो यही हो गया कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन्फ्लेशन रेफर टू। तो मुद्रा स्फीति का तात्पर्य क्या है? फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, कांस्टेंट प्राइस ऑफ लेवल या फॉल इन प्रोडक्शन। तो हम लोग आज अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो यानी कि जब जनरल सामान जैसे तेल, पेट्रोल, शुगर, चीनी सब का दाम बढ़ जाए अचानक से, तो वही हो जाता है देश में मंदी, इन्फ्लेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डिफ्लेशन रेफर टू क्या होता है? तो उपस्थिति का तात्पर्य, तो राइज इन जनरल प्राइस लेवल, फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, चेंज इन प्राइस लेवल या राइज इन प्रोडक्शन। तो डिफ्लेशन क्या होगा? तो फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है ना। तो क्या होगा, कभी कभी कोई सामान है, जैसे कि कभी कभी देखते हैं कि टमाटर आलू का भाव है ना, कभी कभी टमाटर 5 रुपये kg भी मिलने लगता है, तो वो हो गया आपका डिफ्लेशन, ठीक है ना। और कभी कभी टमाटर आपको मिलने लगता है 70 रुपये 80 रुपये किलो, तो वो हो गया इन्फ्लेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू इकोनॉमिक कंडीशन। तो स्टैगफ्लेशन किन दो आर्थिक स्थितियों का संयोजन है? ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, ग्रोथ और डिफ्लेशन। क्या होगा इसका आंसर? ये स्टैग्नेशन एंड डिफ्लेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो है ना कंट्री का ग्रोथ रुक भी गया है और साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई है, तो ये होता है स्टैगफ्लेशन। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 2, नेशनल इनकम और अकाउंटिंग से। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द अपेक्स बॉडी फॉर एस्टिमेटिंग जीडीपी इन इंडिया। तो भारत में जीडीपी का अनुमान लगाने वाला शीघ्र संस्था कौन सा है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या आरबीआई। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ MOSPI हो गया, ठीक है ना। तो यही पूरा मतलब जितना होता है ना नेशनल इनकम का, इस सब का जीडीपी का काउंटिंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया इज करंटली इज। तो भारत में जीडीपी जनगणना का आधार वर्तमान कौन सा है? 2004, 5, 11, 12, 2014, 15 या 2020, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 2011-12 होता है, मतलब हम इसको बेस मानते हैं और इसी से कंपेयर होता है करेंट का। क्वेश्चन नंबर 18, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस। तो जीएनपी क्या होता है? डिप्रेशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडीज। तो क्या होगा इसका आंसर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ग्रॉस
नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको भी गिनते हैं, ठीक है ना। जीएनपी का मतलब देश का भी इनकम गिनते हैं, जो बाहर हम लोग देश का रहते हैं ना, कमाते हैं, इंडिया में लाते हैं, तो उसको भी गिनते हैं जीएनपी में। क्वेश्चन नंबर 19, एनएनपी प्लस जीएनपी, तो एनएनपी कैसे बनता है? नेट फैक्टर इनकम, तो जीएनपी में क्या माइनस करेंगे कि एनएनपी हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्स, डिप्रेशन डिप्रेशन या सब्सिडीज, सॉरी यहाँ पर डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा डिप्रिसिएशन मतलब, तो अगर हम लोग जीएनपी में माइनस डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो एनएनपी निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होती है? नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन, एनएनपी टोटल पॉपुलेशन, एनएनपी टोटल पॉपुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इनकम प्लस टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि एक देश में अगर 100 रुपया कमा रहा है और उसका पॉपुलेशन कितना है, तो ऐसे इसका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल पैसा कितना कमा रहा है देश और कितना उसका पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है? सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनकम फ्रॉम इलीगल रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी काउंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द जीडीपी डिफ्लेक्टर इज अ मेजर ऑफ, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर किसका माप है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी। इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, यानी कि महंगाई को नापता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्वेश्चन नंबर 23, इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी 2023-24, तो नाम मात्र जीडीपी 2023-24 के मामले में भारत का स्थान क्या है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ, आफ्टर यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान। तो 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ ट्रिपल पी, परचेसिंग पावर पैरिटी, तो जीडीपी, तो पीपीपी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता, जीडीपी के मामले में भारत का स्थान क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, आफ्टर चाइना और यूएसए, थर्ड नंबर पे आता है ट्रिपल पी में। क्वेश्चन नंबर 25, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट इन इंडिया जीडीपी करंटली, तो वर्तमान में भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर 50 से 60% करता है, लेकिन अगर पूछेगा कि इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में इंगेज्ड है, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन कमाई कौन करता है ज़्यादा? सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन रहेगा, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग डेवलपमेंट से। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो भारत योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 47, 50, 51 या 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू 1950 में थे। क्वेश्चन नंबर 28, द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन विच ईयर, तो योजना आयोग किस वर्ष नीति आयोग के द्वारा प्रस्थापित किया गया था? 2013, 14, 15 या 16। तो प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग कब का लाया गया था? तो 2015 में, ठीक है। क्वेश्चन 21, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो भारत का पहला पंचयोजनी योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेरोड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, नेहरू मॉडल या गांधीयन मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा
हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था पहला, और जिसमें ज्यादातर फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, जॉन मथाई या सीडी देशमुख? तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ठीक है ना। तो सेकंड में क्या किया गया था? सेकंड में फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे। क्वेश्चन 31, द सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन विच सेक्टर? तो द्वितीय पंच योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित था? एग्रीकल्चर, हेवी इंडस्ट्री, सर्विसेज या फॉरेन ट्रेड? तो इसका आंसर हो जाएगा हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा गलती हो गया, सॉरी देखिए, फर्स्ट वाला में ना हैरोल्ड डॉबर मॉडल में ना एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, ठीक है, और सेकंड वाला पे ना इंडस्ट्रीज पे, और जितना भी सब है ना इंडस्ट्री बना था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट में 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर था, ठीक है ना। इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने ऊपर बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज अ गड़गिल योजना? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना गड़गिल योजना के नाम पे भी जाना जाता है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ईयर 5 प्लान को हम लोग गड़गिल योजना भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग गवर्नमेंट? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा अपनाई गई थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या नरसिम्हा राव? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, विच 5 ईयर प्लान हैड अ स्लोगन गरीबी हटाओ? तो किस पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवेंथ? तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें इंदिरा गांधी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? तो हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू गई थी? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो 3 नंबर पे एग्रीकल्चर याद रखिएगा ऐसे ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 36, विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज इंडस्ट्रियल प्लान? तो किस पंचवर्षीय योजना को आधुनिक योजना के कहा जाता था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान को कहा जाता था इंडस्ट्रियल प्लान, ठीक है। इसको कौन किया था? तो महालनोबिस। क्वेश्चन 37, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन विच 5 ईयर प्लान? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना शुरू में की गई थी? फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान, सिक्स प्लान, सेवेंथ प्लान? तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ ईयर प्लान में शुरू किया गया था मिनिमम नीड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट 5 ईयर प्लान वाज इंडिया वाज? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा था? 10th, 11th, 12th या 13th? तो इसका आंसर हो जाएगा 12th 5 ईयर प्लान, जो चला था 2012 से लेके 17 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नीति आयोग स्टैंड फॉर? तो नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इंडिया, न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एज फॉर 2025? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 2025 में कौन है? अमिताभ कांत, राजीव कुमार, सुमन बेरी या अरविंद पनघैया? इसका आंसर आएगा सुमन बेरी। और अरविंद पनघैया कौन है? तो फाइनेंस कमीशन के हेड है, ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन के। अब हम लोग सेक्शन 4 है एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41, विच सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइड द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट? तो भारत की अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग? तो इसका आंसर हो रहा है एग्रीकल्चर, अराउंड 40 से 45 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ
इंडिया वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप? तो भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों से संबंधित है? राइस एंड पल्सेस, व्हीट एंड राइस, शुगर कैन या कॉटन, ऑयल सीड या मिलेट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीट एंड राइस। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा फायदा किस स्टेट को हुआ था? तो पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था? वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलाग या जगजीवन राम? तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 44, ऑपरेशन फ्लड वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द प्रोडक्ट? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? व्हीट, राइस, मिल्क या एग? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलैग, राजीव गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन। ठीक है। 46, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच बॉडी? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निकास द्वारा घोषित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कॉस्ट प्राइस, नीति आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा सीएसीएपी। क्वेश्चन नंबर 47, द किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1996, 1997, 1998, 1999? तो इसका आंसर हो जाएगा 1998। क्वेश्चन नंबर 48, पीएम किसान स्कीम प्रोवाइड हाउ मच फाइनेंशियल बेनिफिट पर ईयर टू फार्मर्स? तो पीएम किसान योजना किसानों के प्रति वर्ष प्रतिमाह लाभ प्रदान करती है 2,000, 4,000, 6,000, 8,000? तो इसका आंसर हो जाएगा 6,000 और ये 2,000 का किस्त मिलता है 3 बार। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 49, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया था? 14, 15, 16 या 17? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जीवन बीमा फसल योजना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो ENM राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म किस वर्ष शुरू किया गया था? 14, 15, 16 या 17? इसका आंसर हो जाएगा 2016 में ही शुरू हुआ था ई-नाम। तो 50 क्वेश्चन हो चुका है। होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? बाद में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। राइस का कौन होगा? वेस्ट बंगाल। और वीट का पूछा तो उत्तर प्रदेश। वीट वाला क्वेश्चन आ गया। विच स्टेट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट? तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका हो जाएगा आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इंडिया? तो शुगर कैन कहाँ होता है गन्ने की खेती? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा चीनी कहाँ बनता है? तो महाराष्ट्र। विच स्टेट लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दाल कहाँ? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55, द जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड टैप वाटर टू हाउ मेनी रूरल हाउस होल्ड? तो जल जीवन मिशन 2024 तक का कितना लक्ष्य पूरा कर लिया? ऑल रूरल हाउस होल्ड, 50% रूरल हाउस होल्ड या 75% या 90? इसका आंसर होगा ऑल रूरल हाउस होल्ड। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बैंकिंग, मनी और फाइनेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई, तो आरबीआई कब बना था? 74 में, 35 में, 47 में या 49? तो आरबीआई बना था 1935 में। कब बना था आरबीआई? 1935 में। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 47, 48, 49, 50? तो इसका आंसर जब 1949 में। बना था 1935 में और नेशनलाइज हो गया था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 48, आरबीआई का कौन है भी गवर्नर? शक्तिकांत दास, उर्जिल पटेल, रघुराम राजन या डी सुब्रहभाव? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास 2025 तक। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 59, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय, तो भारत का मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, आरबीआई, एसबीआई, सेबी। तो इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, द रेपो रेट विच रेट इंडिया आरबीआई लैंड कमर्शियल बैंक टू हाउ मेनी डेज, तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को कितने दिन के लिए ऋण देता है? ओवरनाइट, 7 डेज, 14 डेज या 28 डेज। इसका होगा ओवरनाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, द रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, फॉल्स है? इसका आंसर ट्रू है, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई खुद लोन ले रहा है और रेपो रेट मतलब बैंक लोन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, द कैश रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ द बैंक मस्ट कीप विथ विच इंस्टीट्यूट, तो सीआरआर का नगदी आरक्षित अनुपात जमा करने का वह प्रतिशत है जो बैंकों को किस संस्था के पास रखना पड़ता है? आरबीआई, एसबीआई, गवर्नमेंट। इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई के पास कुछ अमाउंट का कैश रिजर्व रखना पड़ता है बैंक लोग को। क्वेश्चन नंबर 63, द statutory liquidity ratio required bank maintain a certain percentage of their deposit, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात के तहत बैंकों को अपना जमा, तो बैंक को ना कुछ परसेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो कैश रखना पड़ता है आरबीआई के पास, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी या रियल एस्टेट, तो इसका आंसर जो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना पड़ता है, ठीक है ना, बैंक को अपने पास। क्वेश्चन नंबर 64, द बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज, बैंक दर क्या होता है? डिस्काउंट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या मार्जिनल रेट, तो बैंक रेट होता है, इसका आंसर हो जाएगा डिस्काउंट रेट, ठीक है ना। बैंक रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट। क्वेश्चन नंबर 65, द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन विच ईयर, तो एमएसएफ कब हुआ था? 9, 10, 11, 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011। क्वेश्चन नंबर 66, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीएस वाज इंडिया इज हाउ मेनी मेंबर, तो भारत के मौद्रिक नीति समिति के कितने लोग हैं? 3, 4, 5 या 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 एक्सटर्नल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया फॉर्मेटेड बाय, तो भारत की राज्य कोषीय नीति का किसको बनाया जाता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग या सेबी, तो फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, याद रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन 60, द यूनियन बजट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर विच मंथ, तो भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा किस महीने प्रस्तुत किया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल, तो इसका आंसर होगा फरवरी। 2017 से फरवरी में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, द फिजिकल डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो राज्य का कोषीय घाटा किस बीच का अंतर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरोइंग, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका आंसर हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट, मतलब देश में कितना खर्चा हुआ और कितना देश में कमाई हुआ था इंक्लूडिंग बोरोइंग और कर्ज लेके भी, तो उसी का होता है फिजिकल डिफिसिट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70, विच कमिटी रिकमेंडेड एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, खड़गे कमेटी, रंगराजन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी या वाई भी रेड्डी कमेटी, तो इसका आंसर हो जाएगा खेलर कमेटी, ठीक है ना। खेलर कमेटी ने एफआरबीएम को इंट्रोड्यूस करने को कहा था, सजेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर अब सेक्शन सी देख लेते हैं, पब्लिक फाइनेंस टैक्स एंड बजट। क्वेश्चन नंबर 71, द गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच, तो जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में? जुलाई 2016, 17, 1 अप्रैल 2017, अगस्त 15, 2017, तो इसका 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। यह कौन से आर्टिकल से लागू हुआ था, इसको भी कमेंट करिएगा। तो
क्वेश्चन नंबर 72, जीएसटी इज विच टाइप टैक्स? जो जीएसटी किस प्रकार टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है? तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया? इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय हुम? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या गवर्नर? तो इसका फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं जीएसटी काउंसिल को। क्वेश्चन नंबर 74, विच टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स? तो किस प्रकार का अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है? जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी? तो इसको बोलते हैं इनकम टैक्स को कहा जाता है जीएसटी, मतलब कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 75, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूएंट अंडर द विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत का वित्त आयोग संविधान का किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? आर्टिकल 80, 270, 265, 275? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 के तहत। क्वेश्चन नंबर 76, द फाइनेंस कमीशन इज कंसिडर्ड बाय एवरी हाउ मेनी ईयर? तो वित्त आयोग कितने वर्षों से गठित किया जाता है? 3 ईयर, 4 साल, 5 साल या 6 साल? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन कमेटी हर एक 5 साल के बाद चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 77, 15 फाइनेंस कमीशन वॉज चेयर्ड बाय? तो 15वां वित्त आयोग कौन है अभी हेड? वाई रेड्डी, एन.के. सिंह, विजय केलकर या सी रंगराजन? तो हो जाएगा एन.के. सिंह। क्वेश्चन 78, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स? विनिवेश क्या अर्थ है? सेलिंग अ गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयू, बाइंग गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयू, नेशनलाइजिंग प्राइवेट कंपनीज या मर्जिंग टू पीएसयूज? तो इसका आंसर होगा सेलरीड गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयू। क्वेश्चन नंबर 75, द इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क इन इंडिया वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण ढांचा किस वर्ष में अपनाया गया? 2014, 15, 16 या 17? तो इसका आंसर होगा 2016 में अपनाया गया था इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द टारगेटिंग इन्फ्लेशन रेट अंडर आरबीआई मॉनेटरी प्लस फ्रेमवर्क? तो आरबीआई का मौद्रिक नीति ढांचे के तहत लक्षित मुद्रा स्थिति का दर क्या है? 2%, 4%, 5 या 6%? इसका आंसर हो जाएगा 4% ±2, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन देख लेते हैं बिहार इकोनॉमी से। क्वेश्चन 81, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट बिहार जीडीपी? तो बिहार जीडीपी में सबसे ज़्यादा कौन सा योग करता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग? इसका आंसर हो जाएगा सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, द पर कैपिटा इनकम बिहार? तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है? 30,000, 25,000, 70,000 या 90,000? तो इसका आंसर 50,000, अराउंड 54,000 एज पर लेटेस्ट एस्टीमेट, ठीक है ना। पर कैपिटा पे बिहार का कितना है? तो 50,000। क्वेश्चन नंबर 83, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी? तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक कृषि उत्पादन? तो पटना, नालंदा, समस्तीपुर या रोहतास? इसका आंसर होगा नालंदा में सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच इज द मेन कैश क्रॉप? बिहार की मुख्य नदी फसल कौन सी है? राइस, वीट, शुगर केन या मेज? तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन, ठीक है। मेन कैश क्रॉप में शुगर केन आता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ बिहार? तो बिहार का किस जिले को बिहार का चीनी कटोरा कहा जाता है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, भोपाल, सीतामढ़ी? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट चंपारण, ठीक है। ईस्ट चंपारण को कहते हैं शुगर बाउल ऑफ बिहार। क्वेश्चन 86, द बरौनी रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो बरौनी रिफाइनरी किस स्थिति में? पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में है। क्वेश्चन नंबर 87, द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ बिहार वाज एस्टैब्लिश्ड? तो बिहार का पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? बंजारा, रोहतास, चाईबासा, बबू, औरंगाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा बंजारा जारी, रोहतास। विच इज द मिनरल फाउंड इन अबाउंटली इन कैमूर रीजन ऑफ बिहार? तो बिहार के कैमूर क्षेत्र में कौन सा सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है? कोल, बॉक्साइट, लाइम स्टोन या माइका? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम स्टोन मिलता है कहाँ? कैमूर जिला में। क्वेश्चन 89, द बिहार इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी वाज लॉन्च? तो बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति किस वर्ष लागू हुआ था? 15, 16, 17, 18 या? तो इसका आंसर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर
इंडस्ट्रियल एरिया बिहार। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? हाजीपुर, बरौनी, पटना या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 91, द जल जीवन हरियाली स्कीम इन बिहार रिलेटेड टू? तो बिहार में जल जीवन हरियाली योजना किससे संबंधित है? वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या एजुकेशन? तो इसका आंसर होगा वाटर कंजर्वेशन के लिए मशहूर है। क्वेश्चन 92, द मुख्यमंत्री कन्या उत्तम योजना बिहार रिलेटेड टू? तो बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किससे संबंधित है? गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड इंडस्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, हर घर नल योजना स्कीम बिहार इज अ पार्ट ऑफ विच सेंट्रल स्कीम? तो बिहार में हर घर नल योजना कौन सा स्कीम के तहत है? जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, PYMA या अमृत? तो इसका आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। क्वेश्चन 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम बिहार? तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रमुख निर्यात है? लीची, मुजफ्फरपुर, मैंगो, भागलपुर, मिथिला पेंटिंग या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 95, तो बिहार सतनीय अस्मिता इवाम विकास परिषद वो एस्टेब्लिश टू प्रमोट बिहार स्थानीय अस्मिता में विकास परिषद का स्थापना बढ़ावा देने के लिए किया गया था। लोकल इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, टूरिज्म, एजुकेशनल या हेल्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट। अब लोग देख सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी और करंट अफेयर थोड़ा सा दो चार गो। क्वेश्चन नंबर 96, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन? तो भारत निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का सदस्य है? वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, द वर्ल्ड बैंक एंड IMF वर एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो विश्व बैंक और IMF की स्थापना किस वर्ष? 1924, 95, 96, 97? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924, बेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो 1944 में वर्ल्ड बैंक और IMF का स्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? तो 1995। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मलाली, फिलीपींस, टोक्यो, बीजिंग, जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मनालीला, फिलीपींस। अब क्वेश्चन ये लास्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित कहाँ है? संघाई, चाइना, मुंबई, इंडिया, मॉस्को, रसिया, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ है? तो संघाई, चाइना। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया इकोनॉमिक्स और इसी के साथ मैंने हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करवाए हैं, ज्योग्राफी के भी करवाए हैं। ठीक है, और बिहार जी के सब। तो इसके साथ GK कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को मैं मिला कर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।